हमारे आसपास लगभग हर चीज को देखिए। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी, ये सब एक ही गुमनाम हीरो पर टिका है, कार्बन। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मतलब ये कोई सुपरस्टार एलिमेंट नहीं है। धरती की ऊपरी परत में ये सिर्फ 0.02% है और हवा में तो और भी कम, 0.03%। तो सवाल ये है कि मामूली सा दिखने वाला तत्व जिंदगी का ब्लूप्रिंट कैसे बन गया? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम कार्बन की उन सुपर पावर्स को समझेंगे जो इसे इतना खास बनाती हैं। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब आदत से। कार्बन के जो यौगिक है जैसे सिरका या मीथेन गैस, वो आयनिक यौगिकों से बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। जैसे हमारा नमक होता है ना, उससे एकदम अलग। अच्छा, किस तरह से अलग? स्रोतों में दी गई एक टेबल बताती है कि कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, मतलब उनके पिघलने और उबलने का तापमान बहुत कम होता है और उनमें से बिजली भी आसानी से पास नहीं होती। ओह, तो ये पहला सुराग है कि कार्बन दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखता है। यहाँ से बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। मतलब ज्यादातर तत्व या तो इलेक्ट्रॉन चुराकर या देकर अपना काम चलाते हैं। कार्बन ये सब क्यों नहीं करता? इसका जवाब इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना में छिपा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, यानी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। तो इसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब केमिस्ट्री का नियम है कि स्थायी होने के लिए बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 ले ले या 4 दे दे। हाँ, लेकिन दोनों ही रास्तों में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सोचिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लेता है तो इसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इसके न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल कर रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब सिस्टम बैठ जाएगा। हाँ, एक तरह से। और दूसरा रास्ता यानी 4 इलेक्ट्रॉन दान करना, वो तो और भी मुश्किल है। क्यों? अपने 4 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी, क्या वो संभव ही नहीं है। तो न ये ले सकता है न दे सकता है, तो फिर ये करता क्या है? ये वो करता है जो समझदार लोग करते हैं, साझा करता है, पार्टनरशिप। अच्छा, शेयरिंग। हाँ, कार्बन इस समस्या को अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणुओं के साथ साझा करके हल करता है। इसे ही हम सहसंयोजी आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये एक तरह का केमिकल समझौता है, जहां दोनों कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है और मेरा भी। बिल्कुल। इससे दोनों का काम चल जाता है और दोनों स्थायी हो जाते हैं। इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, हाइड्रोजन सबसे सरल उदाहरण है। 2 हाइड्रोजन परमाणु, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, H2 गैस। और ऑक्सीजन में? हमारी हवा में जो ऑक्सीजन है, उसके 2 परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो वो एक डबल बॉन्ड बन जाता है। और नाइट्रोजन? और नाइट्रोजन, जो हवा में सबसे ज्यादा है, उसके 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जिससे एक बहुत मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बनता है। वाह। और मीथेन, जो हमारी CNG गैस में होती है, उसमें कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ ऐसे ही पार्टनरशिप कर लेता है। तो कार्बन की पहली सुपर पावर है दोस्ती करना, लड़ाई झगड़ा नहीं। एकदम सही। और इसी दोस्ती वाले स्वभाव के कारण इनके अणुओं के बीच का जो आकर्षण है, वो थोड़ा कमजोर होता है। अच्छा, इसीलिए ये आसानी से पिघल और उबल जाते हैं। हाँ, अणु के अंदर का बॉन्ड तो मजबूत है, पर अणुओं की आपस में उतनी गहरी दोस्ती नहीं है। ठीक है, दोस्ती वाली बात समझ आ गई। लेकिन दुनिया में लाखों कार्बन कंपाउंड्स क्यों हैं? मतलब सिर्फ एक तत्व इतनी वैरायटी कैसे बना सकता है? ये तो अविश्वसनीय लगता है। यहीं पर कार्बन की दूसरी और शायद सबसे बड़ी सुपर पावर सामने आती है, और वो है श्रृंखलन यानी कैटनेशन। श्रृंखलन, ये क्या होता है? ये कार्बन की एक ऐसी अनोखी क्षमता है जो किसी और तत्व में इस हद तक नहीं मिलती। इसका मतलब है कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लगभग अंतहीन लंबी चेन बना सकता है। लंबी चेन? हाँ, सीधी चेन, ब्रांच वाली चेन, यहाँ तक कि गोल रिंग्स भी। ये तो लेगो ब्लॉक्स जैसा हुआ। जैसे एक लेगो ब्लॉक दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ता चला जाए और आप कुछ भी बना लें। बेहतरीन एनालॉजी है। और जो बात इसे खास बनाती है, वो है कार्बन कार्बन बॉन्ड की मजबूती। ये बॉन्ड इतना स्थायी और मजबूत होता है कि ये चेन हजारों लाखों एटम लंबी हो सकती है और टूटती नहीं,
अच्छा, दूसरे तत्व ऐसा नहीं कर सकते? सिलिकॉन जो कार्बन के ठीक नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, वो भी ये कोशिश करता है, लेकिन 7-8 एटम के बाद ही उसकी चेन अस्थिर हो जाती है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीवन सिलिकॉन पर आधारित होता तो हम शायद एक दूसरे को छूते ही बिखर जाते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड का ये स्थायित्व ही है जो हमें ठोस बनाए रखता है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये तो हमारे अस्तित्व का आधार है। बिल्कुल। और इस सुपर पावर को और भी मजबूत बनाती है इसकी तीसरी सुपर पावर, चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। जिसका मतलब है 4। हाँ, जैसा हमने कहा, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक साथ 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। अब इसे अपनी लेगो वाली एनालॉजी से जोड़िए। अच्छा, कार्बन सिर्फ एक लेगो ब्लॉक नहीं है, ये वो खास ब्लॉक है जिसके चारों तरफ जुड़ने की जगह है। तो ये सिर्फ लंबी लाइनें ही नहीं बनाता बल्कि 3D में जटिल स्ट्रक्चर भी बना सकता है। सही। श्रृंखलन इसे लंबाई देता है और चतुसंयोजकता इसे चौड़ाई और गहराई देती है। और इसी वजह से हमें प्लास्टिक जैसी लंबी चेन से लेकर हमारे डीएनए जैसे जटिल मॉलिक्यूल तक मिलते हैं। बिल्कुल। और एक और वजह है कि इतना सफल क्यों है, कार्बन का छोटा आकार। छोटा आकार, उससे क्या फर्क पड़ता है? आकार छोटा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। इससे इसके बॉन्ड असाधारण रूप से मजबूत होते हैं। मैंने सुना है कि कुछ फैट्स सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड। इसका क्या कार्बन से कुछ लेना देना है? हाँ, बिल्कुल लेना देना है। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। सैचुरेटेड यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन ने अपनी चारों भुजाओं से सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। वो पूरी तरह से भरा हुआ या संतृप्त है। मतलब और किसी से जुड़ना नहीं चाहता। हाँ, इसीलिए वो कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा, तो उनके पास अभी भी कुछ खाली हाथ हैं? सही। और वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी नए परमाणु से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक ही तत्व लेकिन इतने अलग अलग रूप, ये वाकई दिलचस्प है। हमारे स्रोतों में कार्बन के 3 अपर रूपों यानी एलोट्रोप्स का जिक्र है। ये कार्बन के अलग अलग अवतार हैं क्या? आप इन्हें अवतार कह सकते हैं। अपर रूप का मतलब है कि एक ही तत्व प्रकृति में अलग अलग शक्लों में मौजूद है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। और कार्बन के मामले में ये अंतर सिर्फ इस बात से आता है कि कार्बन के परमाणु आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हीरे की बात करते हैं, जो सबसे कठोर चीज मानी जाती है। हीरे यानी डायमंड में हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से एक बहुत ही मजबूत 3D नेटवर्क में जुड़ा होता है। जाल की तरह? हाँ, एक अनुशासित सेना की तरह, जहां हर सैनिक अपनी जगह पर डटा हुआ है। इसी कठोर संरचना की वजह से हीरा इतना हार्ड होता है। और उसमें से बिजली पास क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए आजाद नहीं होता, सब अपने अपने बॉन्ड में बंधे हुए हैं। रुकिए, तो आप कह रही हैं कि मेरे पेंसिल की नोक जो ग्रेफाइट से बनी है जी, और एक हीरे की अंगूठी में एक ही चीज है, कार्बन? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये सच है। बस परमाणुओं की बैठक का तरीका अलग है। ग्रेफाइट में हर कार्बन का परमाणु एक ही प्लेन में 3 और दूसरे परमाणुओं से जुड़कर हेक्सागोनल शीट बनाता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। अच्छा। और ये शीट्स एक दूसरे के ऊपर परतों में रखी होती हैं, जैसे ताश के पत्ते। ओह, तो ये परतें एक दूसरे पे फिसल सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है और हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आजाद घूमता रहता है, जो इसे बिजली का बहुत अच्छा सुचालक बनाता है। वाह। और एक में अनुशासित सेना और दूसरे में ताश के पत्ते, और तीसरा अवतार है फुलरिन, जिसका नाम बड़ा अनोखा है। हाँ, फुलरीन ये कार्बन का फुटबॉल वाला अवतार है। इसमें 60 कार्बन परमाणु जुड़कर एक खोखली गेंद जैसी संरचना बनाते हैं। फुटबॉल? हाँ, इसका स्ट्रक्चर एक आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के बनाए जियोडेसिक डोम जैसा है, तो सम्मान में इसका नाम फुलरीन रख दिया। ठीक है, हमने कार्बन की सुपर पावर्स देख ली। अब इसे अपनी दुनिया में लाते हैं। ये केमिस्ट्री हमारी रसोई में कैसे काम करती है? मान लीजिए मैं रात का खाना बना रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ही आप अपना गैस स्टोव जलाते हैं, आप कार्बन केमिस्ट्री का सबसे आम रिएक्शन शुरू कर देते हैं, दहन यानी कंबस्शन। आपकी एलपीजी गैस हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। जब वो जलते हैं तो कार्बन अपने हाइड्रोजन पार्टनर को छोड़कर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है।
इस ब्रेकअप और नई पार्टनरशिप में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जो हमें गर्मी और रोशनी की शक्ल में मिलती है। सही। मैंने देखा है कि कभी-कभी लौ नीली होती है और कभी-कभी पीली, और उससे बर्तन काले हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? नीली लौ का मतलब है कि दहन पूरी तरह से हो रहा है, कार्बन को जलने के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है और वो पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। ये एक क्लीन ब्रेकअप है। और पीली लौ? जब लौ पीली और धुआंधार हो तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी है। ये एक मेसी ब्रेकअप है जिसमें कुछ कार्बन बिना जले धुएं मतलब कालिख के रूप में निकल जाता है और आपके बर्तनों पर जम जाता है। हाँ हाँ, तो अगर बर्तन काले हो रहे हैं तो समझ जाइए कि स्टोव कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही। बिल्कुल यही। ये तो बहुत काम की जानकारी है। अब रसोई में गंदगी भी होती है, तेल और पानी की पुरानी दुश्मनी। यहाँ कार्बन केमिस्ट्री हमारी मदद कैसे करती है? यहाँ कार्बन का एक और कमाल आता है। पहले एक खास अभिक्रिया को समझना होगा जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। जब एक एसिड और एक अल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर की खासियत होती है उनकी मीठी फलों जैसी खुशबू। अच्छा, जैसे परफ्यूम वगैरह में होती है? हाँ, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट इसी से बनते हैं। लेकिन इसका साबुन से क्या लेना देना? जैसे कॉस्टिक सोडा मिलाइए और आपको वापस वही अल्कोहल और एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा जिससे वो बना था। ओह! और इसी उल्टे प्रोसेस को हम साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि साबुन असल में ऐसे ही बनता है। कमाल है। लेकिन असली जादू तो ये है कि ये काम कैसे करता है? तेल और पानी की दुश्मनी को ये खत्म कैसे कर देता है? इसका राज साबुन के मॉलिक्यूल की दोहरी पर्सनालिटी में है। इसे एक तरह का केमिकल जासूस समझिए। जासूस? हाँ, इस मॉलिक्यूल की एक लंबी पूंछ होती है जो कार्बन की चेन है। ये पूंछ जल विरागी है, मतलब इसे पानी से नफरत है, पर तेल और गंदगी से बहुत प्यार है। और इसका एक सिर होता है जो आयोनिक है। ये जल रागी है, यानी इसे पानी से प्यार है। तो ये जासूस अपने काम कैसे करता है? जब आप साबुन को गंदे कपड़े पर लगाते हैं तो हजारों जासूस मॉलिक्यूल काम पर लग जाते हैं। उनकी तेल से प्यार करने वाली पूंछें गंदगी और तेल की बूंद के अंदर घुस जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। हाँ, और उनके पानी से प्यार करने वाले सिर बाहर पानी की तरफ रहते हैं। ये एक गोलाकार किला बन जाता है जिसे हम मिसिल कहते हैं। और गंदगी उस किले के अंदर कैद हो जाती है। बिल्कुल। और फिर जब हम पानी डालते हैं तो पानी उन बाहरी सिरों को, जो उसके दोस्त हैं, पकड़कर अपने साथ बहा ले जाता है और पूरा किला गंदगी समेत बह जाता है। वाह! यही साबुन का जादू है। तो फिर ये जादू कठोर जल यानी हार्ड वाटर में क्यों फेल हो जाता है? कुछ जगहों पर साबुन से झाग ही नहीं बनता? क्योंकि कठोर जल में कुछ विलेन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। अच्छा। जैसी हमारा साबुन का जासूस पानी में उतरता है, ये विलेन उसे पकड़कर एक बेकार चिपचिपा पदार्थ बना देते हैं जिसे स्कम कहते हैं। तो हमारे जासूस गंदगी तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आते हैं डिटर्जेंट, हमारे सुपर हीरो। सही पकड़ा। डिटर्जेंट भी साबुन की तरह दोहरी पर्सनालिटी वाले मॉलिक्यूल हैं, लेकिन उनका जो पानी से प्यार करने वाला सिर होता है वो एक अलग डिजाइन का होता है। कठोर जल के विलेन उसे पकड़ नहीं पाते। तो डिटर्जेंट के जासूस हार्ड वाटर में भी आसानी से अपना काम करते हैं और गंदगी को साफ कर देते हैं। हाँ, इसीलिए वो कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं। तो अगर मैं इसे समेटूं तो कार्बन की दो असाधारण सुपर पावर, श्रृंखलन यानी खुद से जुड़कर लंबी चेन बनाने की क्षमता, और चतुसंयोजकता यानी एक साथ चार दोस्त बनाने की क्षमता ही उसे जीवन का आधार बनाती हैं। ईंधन से लेकर इत्र और साबुन तक हर जगह वही है। बिल्कुल। और सहसंयोजी आबंध बनाने की उसकी आदत इस पूरी कहानी को संभव बनाती है, जिससे हमें स्थिर और जटिल संरचनाएं मिलती हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। आज की इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प घटना का जिक्र था। 1828 तक वैज्ञानिक मानते थे कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ जिंदा चीजों के अंदर ही बन सकते हैं। हाँ, उन्हें लगता था कि इसके लिए कोई दैवीय जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स जरूरी है। लेकिन फिर क्या हुआ? 1828 में फ्रेडरिक वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट ने लैब में गलती से एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट को गर्म किया और उससे यूरिया बन गया, जो कि एक जाना माना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओह! उस एक एक्सपेरिमेंट ने जीवन शक्ति के सिद्धांत को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर जैविक और अजैविक के बीच की ये रेखा लगभग 200 साल पहले ही इतनी धुंधली पड़ गई थी,
तो आज हम कहाँ खड़े हैं? भविष्य में इसके क्या मायने हैं? क्या हम एक दिन लैब में पूरी तरह से नॉन लिविंग केमिकल से कोई जटिल जीवन संरचना बना पाएंगे?